वेलकम बैक गाइस, दिस इज़ तैयब हुसैन और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम समझेंगे कि कोई भी लैंग्वेज किस तरह से डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज की कैटेगरी में रखी जाती है। यहाँ पर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब है कि हम जब उस पर्टिकुलर लैंग्वेज से एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो किस किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो पाती है या नहीं हो पाती है। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज की, तो सी लैंग्वेज एक सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज है। यहाँ पर सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम से है, हार्डवेयर का इससे कोई किसी तरह का कोई मसला नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन हम समझते हैं पहले कि टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कौन कौन सी हम बना सकते हैं किसी भी लैंग्वेज से। तो किसी भी लैंग्वेज से हम जब एप्लीकेशंस बना सकते हैं तो जनरली उनको हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशंस की कैटेगरी में रखते हैं। बट अब जैसे कि टाइम बढ़ता गया है और एक रिवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुआ है आईटी सेक्टर में, तो यहाँ पर एक कैटेगरी और आ गई है जो कि मोबाइल एप्लीकेशंस की कैटेगरी है। तो वन बाय वन हम अंडरस्टैंड करते हैं सभी को। तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती हैं आपकी डेस्कटॉप एप्लीकेशन, और डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को अगर हम आसानी से समझें कि कौन कौन सी हो सकती हैं या स्टैंड अलोन एप्लीकेशन कौन सी हो सकती हैं, तो वो सभी एप्लीकेशंस स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती हैं जिनका इंस्टॉल करना मस्ट होता है मशीन में उन्हें यूज़ करने से पहले। सिस्टम डिपेंडेंट होती है ये एप्लीकेशन, मतलब अगर आपने एक एप्लीकेशन अपने सिस्टम विंडो में रन करानी है तो वो एप्लीकेशन सिर्फ विंडो में रन होगी, और अगर आपने मैक में रन करानी है तो फिर आपको दूसरी एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, दूसरी एप्लीकेशन रन करानी होगी। इसी तरह से लाइनक्स में किसी दूसरी टाइप की हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से वेरी करता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कुछ, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की कैटेगरी में आता है। कंपाइलर्स हो जाते हैं आपके, इसके अलावा कंपाइलर्स मतलब आपकी लैंग्वेजेस। यस, अगर आपको लैंग्वेज यहाँ पर आपको पर्टिकुलर रिस्पेक्टिव जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपाइलर डाउनलोड करना पड़ता है, और कंपाइलर इन द सेंस कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसके बाद अगर हम बात करें एमएस ऑफिस हो गया, तो माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग ऑफिस है, इसी तरह से लिब्रा लाइनक्स का है, इसी तरह से मैक का एक अपना अलग एमएस ऑफिस उनका अलग ऑफिस है। इसी तरह से वेब ब्राउज़र्स हैं, तो वेब ब्राउज़र्स भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ एप्लीकेशंस की, कि हम दूसरे किस तरह की एप्लीकेशंस बना सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से। तो दूसरी एप्लीकेशंस हम बना सकते हैं वेब टाइप की, यानी कि वेब एप्लीकेशंस। वेब एप्लीकेशंस वो सभी एप्लीकेशंस होती हैं जिनको हम ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट पर एक्सेस कर सकते हैं। नथिंग बट ये कहीं दूसरी जगह पर इंस्टॉल्ड होती हैं अपने मशीन और सर्वर पर, और हम वहां पर सर्वर पर रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्राउज़र के थ्रू और अपने सिस्टम पर बिना इंस्टॉल किए एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बात क्लियर हो जाती है कि इनको इंस्टॉल करना कोई ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अब अगर हम बात करें विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एप्लीकेशंस ऐप स्टोर में यहाँ पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ एप्लीकेशंस इस डाउनलोड कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक आपकी इजीनेस के लिए होता है, लेकिन जो भी वेब एप्लीकेशंस हैं उन्हें आप बिना डाउनलोड किए उनकी एप्लीकेशंस डायरेक्ट इंटरनेट पे एज ए वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ। जनरली गूगल सभी यूज़ करते हैं, तो गूगल वन ऑफ देम। यूट्यूब आपका ऐसा एप्लीकेशन है जो कि इंटरनेट पर है, आपने कभी उसको इंस्टॉल नहीं किया है। फेसबुक आप कभी इंस्टॉल नहीं करते लैपटॉप में अपने, आप डायरेक्ट वेबसाइट से यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह से IRCTC की वेबसाइट है, ये भी एक वेब एप्लीकेशन है। और इसी तरह से कोई भी ऐसी एप्लीकेशन जो आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं, सभी की सभी सोशल मीडिया वेबसाइट जो आपकी वेब एप्लीकेशंस की कैटेगरी में आती है। इसके बाद में एक नेक्स्ट टाइप की एप्लीकेशंस की बात करते हैं जो कि आपकी होती है मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन जनरली इसमें दोनों तरह की फीचर्स होती हैं आपकी, कि स्टैंड अलोन तो यहाँ पर नहीं कह सकते इसको, स्टैंड अलोन इन द सेंस कि जिसमें किसी तरह के इंटरनेट वगैरह या किसी तरह के कनेक्शन की ज़रूरत ना हो, लेकिन यहाँ पर आपकी जो ये एप्लीकेशन है इसको इंस्टॉल भी करना पड़ता है। मतलब ये एक तरह से डेस्कटॉप एप्लीकेशन की भी फीचर्स रखती है और एक वेब एप्लीकेशन की भी। समझने के लिए अगर हम बात करें तो हम मोबाइल में ब्राउज़र के थ्रू भी फेसबुक, गूगल
या कोई भी एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं, बट उसका लुक एंड फील बहुत अच्छा नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर हमें एप्लीकेशंस बनानी होती हैं जो कि मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग होती हैं, और वो वहाँ पर हमें लुक एंड फील और उसकी एक्सेसिंग स्पीड अच्छी प्रोवाइड कराती हैं। तो ये एप्लीकेशंस आपकी मोबाइल एप्लीकेशंस की कैटेगरी में रखी जाती हैं। सो ये दोनों तरह की हो सकती हैं, मतलब स्टैंड अलोन और वेब एप्लीकेशन, इनको दोनों कैटेगरी, नथिंग बट हाइब्रिड एप्लीकेशंस कह सकते हो। इंस्टॉलेशन यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि ये हाइब्रिड कैटेगरी में, तो यहाँ पर इंस्टॉलेशन भी ज़रूरी है और वेब भी ज़रूरी है, इंटरनेट भी ज़रूरी है। कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जिनको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन इंस्टॉलेशन यहाँ पर ज़रूरी होता है मोबाइल एप्लीकेशन में। एग्जाम्पल की हम बात करें तो गूगल पे उनमें से एक है। व्हाट्सएप मैसेंजर सभी लोग यूज़ करते हैं, एक मोबाइल एप्लीकेशन है, इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। मैसेंजर और इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। अब आप यहाँ पर कहें कि सर फेसबुक भी यहाँ पर है और यूट्यूब भी हमारे पास इंस्टॉल होता है। यस ऑफ कोर्स, बट अगर आप चाहें तो उसको बिना इंस्टॉल किए भी चला सकते हैं ब्राउज़र की हेल्प से। लेकिन व्हाट्सएप बिना इंस्टॉल किए नहीं चला सकते, मैसेंजर आप बिना इंस्टॉल किए नहीं चला सकते, गूगल प्ले बिना इंस्टॉल किए नहीं चला सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेहतर समझने के लिए कि सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज किस तरह से हो सकती है और क्या रीज़न है कि वो सिस्टम डिपेंडेंट होती है कोई भी लैंग्वेज। अभी हम सी की बात करें तो सी को ही समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फाइल एक्सटेंशंस क्या होती हैं, मतलब कि किस तरह से फाइल अपनी एक अलग कैटेगरीज की अलग अलग आइडेंटिफाई होती हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के थ्रू। सो यहाँ पर हम इसको बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सो मार्केट में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हैं। जनरली जो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा फेमस है। एक आपका है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। फिर उसके बाद में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एप्पल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आता है आपका लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर जो बात ये है समझने की कि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक अपना अलग एग्जीक्यूटेबल कोड को ही समझते हैं। मतलब अगर हम उस पर कोई भी कंपाइलर किसी भी डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराएं तो वो अपने टाइप की ही फाइल को, एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करता है सी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सी लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि सी इज ए सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेज और वही जो फाइल होती है उसे ही नेटिव कोड कहते हैं। अब अगर यहाँ पर हम किसी एक फाइल को, मतलब सॉफ्टवेयर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कराते हैं या उस पर डेवलप करते हैं तो वो मैक पर कभी भी रन नहीं करेगा, ना ही वो लाइनक्स पर रन करेगा। बिल्कुल आसानी से इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम एक सी प्रोग्राम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कराते हैं या बनाते हैं तो वहाँ पर वो EXE फाइल जनरेट करता है, और EXE फाइल जो जनरेट होती है तो वो किसके थ्रू अंडरस्टैंड की जाती है, वो अंडरस्टैंड की जाती है आपकी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। इसके बाद में हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पर एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा, अगर वहाँ पर रन कराते हैं किसी प्रोग्राम को उसी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपाइलर की हेल्प से, तो वहाँ पर जो फाइल जनरेट होने वाली थी नेटिव कोड की, नेटिव कोड जो जनरेट होने वाला है वो DMG एक्सटेंशन के साथ होगा। और लाइनक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर .tar फाइल के नाम से जनरेट होगा। सो आई थिंक समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये एक फाइल एक्सटेंशन मैटर करता है और इसी की वजह से डिपेंडेंसी बढ़ती है। आइए और भी बेहतर तरीके से इसको समझते हैं हम आगे कुछ प्रोग्राम से, एक डेमोन्स्ट्रेशन से। सो सपोज करो हमारे पास एक फाइल है जिसके डिफरेंट टाइप हैं और उन फाइल्स को रन कराने के लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास resume.doc, मतलब एक डॉक्यूमेंट फाइल है जिसमें हमने अपने रिज्यूमे बनाया हुआ है। सपोज करो क्या आप resume.doc को VLC मीडिया प्लेयर में ओपन कर पाएंगे? तो जवाब होगा नहीं, ऑब्वियसली नहीं हो पाएगी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें image.png को हम अगर ओपन करना चाहें MS ऑफिस में तो यहाँ पर भी ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि इमेज फाइल जो होती है और एक बाइनरी फाइल होती है और MS वर्ड जो रीड करता है वो एक टेक्स्ट फाइल को रीड करता है। तो यहाँ पर भी ये पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर भी ये चीज़ हम रीड नहीं कर पाएंगे।
इसी के साथ साथ अगर हम बात करें movies.mp4 की, तो सपोज करो कोई एक फाइल है जो कि एक वीडियो फाइल है ग्राफिक्स की, और हम उसे ओपन करना चाह रहे हैं पिक्चर से या किसी अनदर सॉफ्टवेयर से लाइक नोटपैड एंड ऑल, तो यहाँ पर भी वो पॉसिबल नहीं होगा। सो अब यहाँ पर क्या चीज समझ आई, ये बिल्कुल वैसे ही है कि हमने एक exe फाइल को हम लाइनक्स पर रन कराएं या exe फाइल को हम मैक पर रन कराएं तो वो वहां पर रन नहीं होगा, जबकि अगर हम exe फाइल को विंडोज पर रन कराएं तो वो वहां पर रन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको करेक्ट करें तो resume.doc जो सही वर्क करेगी वो किससे ओपन हो पाएगी, MS वर्ड्स के साथ में। इसी तरह से image.png हम पिक्चर से ओपन करें तो वहां पर वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह से movies.mp4 को अगर ओपन करें तो VLC मीडिया प्लेयर से ओपन है। तो ये हमारे सही कॉम्बिनेशन फिट बैठते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम अगर आगे देखें तो एक लाइफ साइकिल हमें समझनी होगी सी प्रोग्राम की, सारी चीजें क्लियर करने के लिए कि अगर एक सी प्रोग्राम है तो कौन कौन सी फाइल्स बनती हैं उसमें, और इसके अलावा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनने में क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी चीजें फेस करनी पड़ती हैं। सोर्स कोड है, मतलब इंग्लिश रिटन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, मतलब सिमिलर टू इंग्लिश सी लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। हमने इसको कंपाइलर की हेल्प से रन कराया, कंपाइल कराया, मतलब सी का कंपाइलर है यहाँ पर हमने यूज किया है। उसके बाद में जब हमने इसको कंपाइल कराया तो एक फाइल बनती है यहाँ पर .obj, नथिंग बट ऑब्जेक्ट फाइल। जैसे ही हम ये ऑब्जेक्ट फाइल यानी कि ये बाइनरी फाइल होती है, ये फाइल एक्चुअल में एडिटेबल नहीं होती है। अगर आप इस फाइल को एडिट करने की कोशिश करेंगे तो ये रीड नहीं कर पाएंगे आप इस फाइल को, ओके। बट ये फाइल कंप्यूटर द्वारा समझी जा सकती है आसानी से, लेकिन इस फाइल को हम डायरेक्ट सॉफ्टवेयर की तरह से यूज नहीं कर सकते। ये एक इंटरमीडिएट फाइल होती है। इसके बाद में यहाँ पर एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके कंपाइलर का पार्ट होता है किसी भी लैंग्वेज के, जिसे हम लिंकर के नाम से जानते हैं। लिंकर एक्चुअल में करता क्या है कि जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज होती हैं, उन प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज को आपके ऑब्जेक्ट कोड्स के साथ में अटैच करता है और एक नई फाइल जनरेट करता है जो कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डिपेंडेंट फाइल होती है, और वही फाइल हमारी क्या कहलाती है, नेटिव कोड कहलाती है, मतलब exe कहलाती है। अब क्योंकि ये फाइल हमारा फाइनल सॉफ्टवेयर है, ये हमारा प्रोडक्ट है, तो इसे हमें टेस्ट भी करना होता है, चला कर देखना होता है। और लोडर एक प्रोग्राम होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ये प्रोग्राम होता है, ये क्या करता है कि इस पर्टिकुलर exe फाइल को लोड करता है रैम के अंदर, और रैम के अंदर लोड होने के बाद में वो पर्टिकुलर उसकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं मशीन ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू, और आउटपुट आपको मॉनिटर पे मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी की पूरी लाइफ साइकिल आपको क्लियर होगी। आप इसको बार बार रिपीट करके समझ सकते हैं। अगर आपके इसके अलावा फिर से भी कोई डाउट या किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा जल्दी में कोई एक ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करा दूंगा जिस पर आप ईमेल के थ्रू भी क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। आगे हम मूव करते हैं। इसके बाद प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी अब हमें काफी हद तक समझ आने लगी है, तो और भी इलैबोरेट कर लेते हैं इसको कि सी प्रोग्राम लैंग्वेज इज ए प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट एंड मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। मतलब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इन द सेंस ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब मशीन किसी भी तरह की होगी तो यहाँ पर मशीन से मैटर नहीं करता। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ एनी सिस्टम। तो यहाँ पर हार्डवेयर मैटर नहीं करता। इसके बाद में हम अगर बात करें तो सोर्स कोड, यहाँ पर कुछ टर्म्स जो हमारी लाइफ साइकिल में यूज हुई थी उनको समझ लेते हैं। तो सोर्स कोड जो होता है वो सेट ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो सोर्स कोड कहलाती है, जो कि सिमिलर टू इंग्लिश होती है और हम उन्हें पढ़ सकते हैं, वही सोर्स कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट कोड कंपाइल्ड फॉर्मेट डेटा जो होता है उसे हम सोर्स कोड कहते हैं, मतलब उसे कंपाइल कराने की जरूरत नहीं होती बार बार। नेटिव कोड की हम बात करें तो ये एग्जीक्यूटेबल फाइल है, मतलब इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पर रन होती है और हमें एग्जैक्ट जो हमें एक पर्टिकुलर आउटपुट चाहिए होता है वो हमें प्रोवाइड कराती है।
और इसके बाद अगर हम बाइट कोड, यहाँ पर एक टर्म है बाइट कोड, जनरली सी लैंग्वेज बाइट कोड जनरेट नहीं करती। जावा एंड सी शार्प कंपाइल्ड कोड कॉल्ड बाइट कोड, मतलब जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कोड जनरेट हो रहा है, लेकिन अगर हम यूज करते हैं सी शार्प और जावा लैंग्वेज तो ऑब्जेक्ट कोड की जगह यहाँ पर बाइट कोड जनरेट होगा। और ये बाइट कोड जो होता है ये होता है इंडिपेंडेंट, मतलब ये एक ऐसा कोड होता है कि यहाँ पर आप किसी भी सिस्टम पर इसको रन करा सकते हैं और ये वर्क करना शुरू कर देता है, मतलब आपको अलग अलग एप्लीकेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसका मतलब बाइट कोड एक ऐसी कड़ी है जो कि सिस्टम किसी भी लैंग्वेज को इंडिपेंडेंट लैंग्वेज बना देता है। जब ये MSIL कोड हम किसी दूसरे सिस्टम पे रन कराते हैं तो वहाँ पर ये JDBC, अगर जावा का सॉफ्टवेयर है तो JDBC की हेल्प से, अगर .NET का है तो .NET फ्रेमवर्क की हेल्प से कन्वर्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के नेटिव फॉर्मेट में। यानी कि अगर हमने मैक पर रन कराया है और तो वो .tmg में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हमने लाइनक्स में रन कराया है तो वो .tar में रन हो जाएगा, अगर हमने विंडोज़ में रन कराया है तो वो .exe में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक समझ आ गया होगा कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी एंड इंडिपेंडेंसी क्या होती है। एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से हम बात कर रहे थे कि सपोज करो हमारे पास एक कोड है, विंडोज बेस्ड कोड है जो कि सोर्स कोड है, और हमने इसको कंपाइल कराया, लिंकिंग एंड कंपाइलिंग यहाँ पर हमने करी इसकी, और वो भी उसी की हेल्प से होगी। विंडोज़ है तो विंडोज़ बेस्ड कंपाइलर और लिंकर रहेगा। EXE में कन्वर्ट हो गया, ऑब्वियसली EXE में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली रन होगा तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो जाएगा, लेकिन मैक पे ये रन नहीं होगा, लाइनक्स पे ये रन नहीं होगा। इसी तरह से जब हम चेंज कर देते हैं दोबारा से अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इस बार हमने मैक लिया है तो यहाँ पर हमने कंपाइलर भी चेंज हो जाएगा और लिंकर भी चेंज हो जाएगा, इनका मैक का रहेगा। फाइल जो जनरेट होगी इस बार, जो नेटिव कोड जनरेट होगा वो मैक बेस्ड होगा, यानी कि DMG फाइल होगी, और ये DMG फाइल अब विंडोज़ पे रन नहीं होगी। इसी तरह से मैक पर भी रन नहीं होगी, मैक पर रन हो जाएगी और लाइनक्स पर रन नहीं होगी। यस, लाइनक्स पर ये रन नहीं होगी। इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल समझ लेते हैं कि अगर इस बार हम ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करते हैं लाइनक्स पर, यानी कि लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और हमने जो कोड लिखा है वो लाइनक्स बेस्ड सोर्स कोड है, तो अब यहाँ पर हम इसको कंपाइल करा रहे हैं। असल में जो सोर्स कोड होता है वो एक्चुअल में बेस्ड नहीं होता, ये एक इंडिपेंडेंट कोड होता है, मतलब सोर्स कोड आप कहीं भी ले जा सकते हैं। एक्चुअल में ये जो कन्वर्ट होता है ये होता है आफ्टर कंपाइलेशन, कंपाइल कराने के बाद में, क्योंकि ये तो एक इंग्लिश रिटन सिंटैक्स है जो कि आपका लैंग्वेज ऑपरेटिंग सिस्टम बाय ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी वेरी नहीं करता। सो यहाँ पर हम जब टार फाइल जनरेट होगी जो कि लाइनक्स बेस्ड फाइल है तो विंडोज़ में ये रन नहीं होगी, इसी तरह से मैक में रन नहीं होगी, लेकिन लाइनक्स में ये रन हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, हम समझ लेते हैं यहाँ पर एक छोटी सी इसके बारे में, IDE के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि हमें कोई भी प्रोग्राम लिखने के लिए एक IDE की ज़रूरत पड़ती है। इससे पहले हम समझ लेते हैं और भी चीज़ें। सी लैंग्वेज इज़ एन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। केस सेंसिटिविटी का मतलब यहाँ पर है कि अपर और लोअर केस दोनों ही डिफरेंट होते हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो सी लैंग्वेज ऑल प्रीडिफाइंड फंक्शंस, जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शंस एंड कीवर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं इन लोअर केस। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैक्रोज जो होते हैं वो यहाँ पर अपर केस में है, बाकी सब के सब प्रीडिफाइंड फंक्शन एंड कीवर्ड किस में है, लोअर केस में है। अब हम बात समझ लेते हैं कि IDE क्या होती है। तो IDE जो होती है वो कॉम्बिनेशन या कलेक्शन होता है जो कि कंपाइलर, लिंकर, लोडर का होता है। सॉरी, लोडर इसका पार्ट नहीं होता, लेकिन एडिटर हमें मिलता है, कंपाइलर मिलता है और लिंकर एक ही साथ मिल जाता है। और यहाँ पर हमें कमांड के थ्रू काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, हम शॉर्टकट के थ्रू अपना आउटपुट जनरेट कर लेते हैं। रिकमेंडेड IDE की हम बात करें तो यहाँ पर रिकमेंडेड IDE जो हम यूज़ करेंगे सी की, तो आप बेसिकली टर्बो C++ भी यूज़ कर सकते हैं, डेव C भी यूज़ कर सकते हैं, C3 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कोड ब्लॉक। तो हम अपने सेशन में जो यूज़ करने वाले हैं वो कोड ब्लॉक यूज़ करने वाले हैं, और जल्दी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन क्या करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। और
अगर आपको हमारा वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फीडबैक भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रोवाइड कीजिए ताकि हम अपनी फीचर्स को, अपनी सर्विसेज को और भी बेहतर कर सकें। जहाँ पर लगता है कि आपको यहाँ पर चेंजेस करना है, किसी तरह की कोई आपकी सजेशंस हैं, तो वो हमें ज़रूर लिखें। अगले सेशन के लिए, अगले वीडियो के लिए कंटिन्यू करें। लेक्चर रहेगा अगला हेडर फाइल्स एंड मेन फंक्शंस के बारे में। थैंक यू so much. Have a nice day.